Good morning students. In our last lecture we have learned Arrhenius equation and expression of Arrhenius equation and how the rate of reaction depends on temperature बेटा। तो वहाँ से हमने एक चीज़ और देखी थी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मान लीजिए हमारा ई एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट है और हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया बेटा, तो ई ए बाई आर टी हमारा डिक्रीज करेगा, बट माइनस ई ए बाई आर टी हमारा इंक्रीज करेगा बेटा, क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आर तो कांस्टेंट है, ई ए को भी कांस्टेंट मान लिया, तो 1/t तो क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा, -1/t क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली माइनस ई ए बाई आर टी भी क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, एंड रेट कांस्टेंट विल ऑल्सो इंक्रीज। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दें, देन ई ए बाई आर टी हमारा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, माइनस ई ए बाई आर टी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली माइनस ई ए बाई आर टी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, एंड रेट कांस्टेंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा बेटा। उसके बाद हम ग्राफ देख रहे हैं बेटा रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में, तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली कुछ इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करने, मान लो हमसे कोई कहे कि कैलकुलेट करिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, ठीक है, कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के क्या रहेगी बेटा, सॉरी ये के है हमारा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, या वो कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के एट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के एट सफिशिएंट हाई टेम्परेचर, या ये कह दिया जाए कि लिमिट के टी टेंस टू इन्फिनिटी के लिए सोल्व आउट करिए बेटा। ये तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से जेई में पूछे गए हैं कि आपकी के की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, या सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर पे क्या क्या के क्या होगा हमारा, या जब हम लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो के की वैल्यू क्या होगी बेटा। देखिए लिमिट के टी टेंस टू इन्फिनिटी, मेरा के किसके इक्वल था बेटा, ए ई माइनस ई बाई आर टी था, मैंने टी को इनफाइनाइट पुट किया है बेटा, तो 1/t मेरा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 1 मैं इनफाइनाइट रखूंगी तो दैट इज 0, और अगर मेरा t 0 हो जाएगा तो ये सारी वैल्यू 0 बेटा, और इधर से e की पावर 0 ये भी 0 हो जाएगा, सॉरी e की पावर 0 1 हो जाएगा, और मेरा k किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। मीन्स जब मैं सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर अप्लाई कर दूंगी तो मेरा k किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, अरेनियस कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, अरेनियस फैक्टर के इक्वल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर के इक्वल हो जाएगा, या मैं यूँ कह दूँ कि कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट फैक्टर है ना, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के एट हाई टेम्परेचर या टी टेंस टू इनफाइनाइट पे क्या आ जाता है बेटा, के इज इक्वल टू ए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, जेई में 3 बार इसको पूछा गया है, वे जो था पूछने का अलग अलग रहा है, लेकिन तीनों का मतलब यही है बेटा कि आपका मैक्सिमम टेम्परेचर जब हम इनफाइनाइट लेके चलते हैं तो हमारा के क्या आ जाता है बेटा, ए के इक्वल आ जाता है। अब आप अपने ग्राफ को दोबारा देखिए, मैंने के और टी के बीच में जो ग्राफ बनाया है, उस ग्राफ से तो मुझे क्या लग रहा है कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ बेटा तो के की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है इस ग्राफ से मैं देखूँ तो, लेकिन अभी हमने क्या निकाला कि के की वैल्यू तो एक जगह पे जाके कांस्टेंट हो जाती है। तो अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं हमें गलत इंडेक्शन दे रहा है, गलत एक रिलेशन हमें डिस्क्राइब कर रहा है बिटवीन के एंड टी के, है ना। लेकिन आपको पिछले साल ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया था, वहाँ पे आपके 4 ऑप्शन थे और यही सुटेबल वहाँ पे बैठ रहा था बेटा। तो ये याद रखना, के और टी का ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, बट हमेशा वो इंक्रीज नहीं करता है बेटा, टी इनफाइनाइट पे जाके हमारा के का जो वैल्यू है वो ए के इक्वल कांस्टेंट हो जाता है, ये याद रखना बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा अगला टॉपिक है दैट इज इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी का मतलब क्या है कि भाई कोई भी दो रिएक्टेंट हमने लिए, जब वो कोलाइड करेंगे उनका कोलिजन होगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं बेटा, है ना। लेकिन जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे रिएक्टेंट हमारे कोलाइड करे और उन्होंने प्रोडक्ट बना लिया, है ना। हो सकता है कुछ रिएक्टेंट हमारे कोलाइड करके प्रोडक्ट बना लें और कुछ रिएक्टेंट हमारे कोलाइड करके प्रोडक्ट ना बना पाए। तो एक्चुअल में कोलिजन किसी भी रिएक्टेंट का दो तरीके से हो सकता है बेटा, हो सकता है उनका कोलिजन प्रॉपर रहा हो या हो सकता है उनका कोलिजन इम्प्रॉपर रहा हो, है ना। अगर उनका कोलिजन प्रॉपर होता है तो ही वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा बेटा, अगर उनका कोलिजन इम्प्रॉपर वे में होगा
तो वो हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, हाई जंप या लॉन्ग जंप के लिए हमें क्या किया जाता है, 2-3 चांस दिए जाते हैं कि भाई इस बैरियर को आपको पार करना है, इस लाइन को आपको पार करना है। आपने पहले बार हाई जंप किया और आपने देखा कि आप उस एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर पाए, उस लाइन को पार नहीं कर पाए, तो वहाँ पे आपका जो कोलेजन, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन में उसकी बात करूँ, तो क्या हमारा कोलेजन इफेक्टिव रहा बेटा? नहीं रहा। क्या प्रोडक्ट हमें मिला एग्जैक्ट, हमें वो हम उस चीज़ को क्वालिफाई कर पाए? नहीं कर पाए, है ना। तो हमारा वो कोलेजन हम कहेंगे इम्प्रॉपर हो गया भाई, प्रॉपर वे में हो ही नहीं पाया। मान लीजिए दोबारा आपने ट्राई किया और आप उसको पार कर गए, तो उस टाइम हमारा जो एम था वो कंप्लीट हो गया है ना। तो हमारा कोलिजन उस केस में क्या रहा बेटा? प्रॉपर रहा। ठीक है, तो सारे के सारे रिएक्टेंट हमारे कोलाइड करें और वो कोलाइड करके प्रोडक्ट ले आए, ये जरूरी नहीं होता है। सिर्फ हमारे वही रिएक्टेंट कोलाइड करके प्रोडक्ट लाएंगे जिनका कोलेजन प्रॉपर होगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मान लिया कि दो कार थी, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रही थी बेटा, इसमें राम बैठा है, इसमें श्याम बैठा है। ठीक है, कार की स्पीड मैंने मान ली 10 किलोमीटर पर आवर है, इसकी भी 10 किलोमीटर पर आवर है। देखिए पहले तो आप इसका ओरिएंटेशन देखिए, इसका कोलाइड करने का वे देखिए। मैंने क्या किया, दोनों कार आई भाई और हमने इनको एक दूसरे के साथ कोलाइड करवाया, हेड टू हेड। हेड टू हेड का कोलाइड अगर ये करेंगे तो एक्सीडेंट होगा, डेफिनेट होगा बेटा। ये एक तरीका ये था कि एक कार ने दूसरी कार को पीछे से बस टच किया है, तो क्या वहाँ एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज है? नहीं है, क्योंकि वहाँ आपका जो कोलिजन हुआ है वो प्रॉपर वे में नहीं हुआ है, वो इम्प्रॉपर कोलिजन हुआ है बेटा। ठीक है, या एक तरीका ये भी हो सकता है भाई कि हमारा ये एक दूसरे की तरफ आए और उसके बाद ये इधर से इस तरीके से मुड़ गया, तो यहाँ भी हमारा इम्प्रॉपर कोलिजन हुआ। ठीक है, वो हेड टू हेड कोलाइड कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे कि हमारा प्रॉपर कोलिजन होगा, वो हेड टू हेड ही अगर आके एक दूसरे को टकराएंगी तो ही एक्सीडेंट होगा, तो ही हमारा कोलिजन वहाँ पे प्रॉपर हो रहा है बेटा। लेकिन उसके साथ साथ मैंने एनर्जी की भी बात की है। मान लीजिए उनकी एनर्जी सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर थी और वो हेड टू हेड टकरा भी जाएंगे, तो क्या एक्सीडेंट होगा? नहीं होगा। और मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर थी और फिर वो टकरा रहे हैं, डेफिनेट बेटा एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो मतलब हमारा कोलिजन तो प्रॉपर होना ही चाहिए, साथ में उसके पास इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए जो हमें कोलिजन के लिए चाहिए बेटा। मान लीजिए कोलिजन तो प्रॉपर हो गया, वो हेड टू हेड टकरा गए, लेकिन उनकी एनर्जी उतनी थी ही नहीं कि वो प्रोडक्ट बना पाए, तो क्या हम कहेंगे कि हमारा जो कोलिजन है वो इफेक्टिव हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, प्रॉपर तो हुआ लेकिन एनर्जी उतनी नहीं थी कि हमारा प्रोडक्ट आ पाए, तो हम उसको इफेक्टिव कोलिजन नहीं कहेंगे बेटा। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए टू कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट, वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करे और सेकंड, वो ओरिएंटेशन बैरियर को भी क्रॉस करे बेटा। एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने का मतलब क्या है कि कम से कम उस रिएक्टेंट के पास मिनिमम थ्रीशोल्ड एनर्जी जितनी तो एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, मतलब एनर्जी मस्ट हैव ग्रेटर देन दी थ्रीशोल्ड एनर्जी, क्योंकि थ्रीशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है बेटा जो एक रिएक्टिंग स्पीसीज को चाहिए इफेक्टिव कोलिजन के लिए, है ना। अगर एक रिएक्टिंग स्पीसीज को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसके पास ये मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ताकि उसका इफेक्टिव कोलिजन हो पाए। ठीक है, तो एक तो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना चाहिए, मतलब वो थ्रीशोल्ड एनर्जी से ग्रेटर एनर्जी रखे, मिनिमम उतनी एनर्जी तो हो ना, क्योंकि थ्रीशोल्ड से नीचे अगर उसकी एनर्जी है तो चाहे बेशक कोलिजन हमारा प्रॉपर हो जाए, हमारा जो कोलिजन है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा बेटा। जैसे मैंने कहा कि कोलिजन तो हेड टू हेड हुआ इन कार का, लेकिन एनर्जी इतनी कम थी कि हमारा प्रोडक्ट बन ही नहीं पाया, एक्सीडेंट वहाँ पे प्रोसीड हो ही नहीं पा रहा है ना। तो हमारा एनर्जी बैरियर को एक तो वो फॉलो करें, मतलब कि उनका एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन दी थ्रेशोल्ड एनर्जी, और एक हमारा ओरिएंटेशन बैरियर कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि हमारा ओरिएंटेशन जो है, जो कोलिजन जो है वो कैसा होना चाहिए बेटा? प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन होंगी तो ही हमारा जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होगा, तो ही हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए, मान लीजिए ई आर, ठीक है, मेरा एनर्जी बैरियर लेस देन है, या मेरी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बेटा लेस देन है किसके? थ्रीशोल्ड एनर्जी के। वो थ्रीशोल्ड जितनी एनर्जी को भी ले नहीं पा रहे हैं,
तो क्या हमारा कोलिजन हो पाएगा? नहीं होगा बेटा, नॉट इफेक्टिव कोलिजन। कोई इफेक्टिव कोलिजन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रिएक्टेंट के पास उतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए, कि वो इफेक्टिव कोलिजन करवा पाए। तो रिएक्टेंट के पास अगर लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी हुई बेटा, तो हमारा इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। फिर वो एक ही केस में होगा कि हम उस रिएक्टेंट को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी अपनी तरफ से प्रोवाइड करें, ताकि उसकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाए बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, वो कोलिजन हमारा इफेक्टिव हो जाए। और जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे उस रिएक्टेंट को उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलेंगे बेटा EA, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है भाई। दूसरा केस क्या हो सकता था कि ER हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ET हो जाए बेटा। मतलब क्या है कि मेरी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या तो इक्वल हो या ग्रेटर देन हो किसके? थ्रीशोल्ड एनर्जी के। अगर मेरी रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रीशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है तो बेटा वहाँ पे हमारा इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस हैं। बस हमारा ओरिएंटेशन और क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी तो हमें उतनी मिल चुकी है जितनी हमें चाहिए थी प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि वो तो ग्रेटर देन है हमारी इस थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, थ्रीशोल्ड एनर्जी से। तो फिर अब हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमारा ओरिएंटेशन प्रॉपर चाहिए। अगर ओरिएंटेशन भी प्रॉपर हो जाएगा तो हम कहेंगे डेफिनेट वहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन होगा बेटा। ठीक है। ओरिएंटेशन कैसे काम करता है देखिए, मान लीजिए मैंने A प्लस AB से क्या बनाना था बेटा? A2 प्लस B बनाना था। ठीक है। तो मैंने इस A रिएक्टिंग स्पीसीज को इस BA के साथ कंबाइन करवाया, कोलाइड करवाया। अब बेटा मेरा A किसके साथ कोलाइड कर रहा है? B के साथ। लेकिन मेरा प्रोडक्ट में क्या AB बना है? नहीं, मेरे प्रोडक्ट में तो A2 बना है। मतलब क्या है कि A मेरा किसके साथ कोलाइड करना चाहिए? A के साथ कोलाइड करना चाहिए, अगर मुझे प्रोडक्ट ये चाहिए तो, है ना। लेकिन यहाँ पे तो मेरा A किसके साथ कोलाइड कर रहा है? B के साथ। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेटा? नहीं होगा, क्योंकि ये कोलिजन प्रॉपर है ही नहीं, ये इफेक्टिव कोलिजन है ही नहीं। अब ये किस तरीके से होना चाहिए बेटा कि मेरा A कोलाइड करे किसके साथ? इस AB के A के साथ, और ये A मिलके क्या बना ले बेटा? A2 प्लस में मेरा B रह जाए। ठीक है। अगर मेरा A के साथ ही कोलाइड करेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी से ग्रेटर एनर्जी लेके, तो हमारा कोलिजन कैसा हो जाएगा बेटा? इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा। ठीक है। एक दूसरी रिएक्शन देख लीजिए, A2 प्लस B2 कन्वर्टेड इंटू 2AB। मेरे पास ये AA के दो एटम है, प्लस में ये BB है। ये कन्वर्ट हुए हैं किसमें बेटा? 2AB में। ठीक है। ये 2AB में कन्वर्ट हुए हैं, तो पहले तो क्या होगा? ये AB ये कंबाइन हुए, AB के बीच में बॉन्ड बना, AA के बीच में बॉन्ड बना, AA के बीच में BB के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ इधर बेटा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये AA का बॉन्ड ब्रेक होगा। पहले तो मेरा एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आया इस तरीके का कि चारों के चारों मुझे इस तरीके से बॉन्ड में दिखाई पड़ रहे हैं। इसको मैं ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट हमने जो पढ़ी थी वही है बेटा, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं बेटा, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। ठीक है। काफ़ी हाई एक्टिवेशन एनर्जी इनके पास होती है, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे एनर्जी हाई होने की वजह से अनस्टेबल होते हैं। तो ये तुरंत ब्रेक डाउन करेंगे। तुरंत जब ये ब्रेक डाउन करते हैं बेटा, तो ये AB बॉन्ड बना लेगा, इधर से AB बॉन्ड बना लेगा, और एक्टिवेशन जो मेरी एनर्जी थी रिएक्टेंट की वो अब थोड़ी कम हो जाएगी बेटा, है ना। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी हुई थी जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आया था। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? 1 नंबर में बोर्ड में पूछ लिया जाता है बेटा। हाई एनर्जी पे अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, और उस अनस्टेबल कंपाउंड को ही हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं बेटा। और जब हम एनर्जी को कम कर देंगे इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म हो गया। या दूसरा तरीका ये हो सकता था बेटा, मेरा AA और BB इस तरीके से कोलाइड करता। अब देखिए, क्या मुझे A और BB को अगर मैं कोलाइड करवाती तो क्या मेरा AB फॉर्म हो पाता? क्योंकि ये A और ये B तो कोलाइड करा ही नहीं है ना बेटा, तो सिर्फ एक ही AB मुझे फॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब मेरा कोलिजन यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगी। अगर मुझे प्रोडक्ट को फॉर्म करवाना है तो मेरा AB इस तरीके से कोलाइड करना चाहिए बेटा, इस तरीके से, ताकि AB और AB अलग अलग डिसोसिएट हो जाए। ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट होती है बेटा। हम R कोऑर्डिनेट प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं, एक बार ग्राफ देख लेते हैं। E कोऑर्डिनेट
एंड आर कोऑर्डिनेट के बीच में। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मेरी क्या रहेगी, कुछ इस तरीके से रहेगी बेटा। ये मेरा ई आर था, ये मेरा ईपी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये मेरी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है बेटा, और ये मेरी वो एक्टिवेशन एनर्जी है जो मुझे देनी पड़ रही है उस रिएक्टेंट को ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए भाई। ठीक है, और ये मेरी ई आर और जो ईपी के बीच में गैप है दैट इज डेल एच। ठीक है भाई, चेंज इन एंथैल्पी जिसको हम कहते हैं ना, एनर्जी गैप है ये। तो देखिए ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी है जो मैंने इस रिएक्टेंट को दिया ताकि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचे बेटा, ईटी तक पहुंचे और हमारा किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट भी आती है हमारा, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ना। यहाँ इस केस में अगर मैं बात करूँ, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है बेटा, ज़्यादा है एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ, सॉरी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है बेटा, यहाँ पे लेस है एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के। एक दूसरा केस ये भी हो सकता था कि मान लीजिए मेरा रिएक्टेंट इधर है, मेरा प्रोडक्ट इतने में ही फॉर्म हो गया है, और यहाँ देखिए मैंने इसको एक्टिवेशन एनर्जी दी और मेरा ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है जो हमने इसको दी है इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुँचने के लिए ताकि प्रोडक्ट फॉर्म हो। ये सेम मेरा जो गैप रहेगा इस ई आर और ई पी के बीच में दैट इज चेंज इन एंथैल्पी डेल एच बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रहेगा, ई टी ट्रांजिशन एनर्जी रहेगी हमारी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मेरी इस बार क्या है बेटा, कम है, किससे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। ठीक है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मेरी कम है, किससे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। या मैं बात करूं कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है बेटा, ज़्यादा है, किससे, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। तो आप इस केस में देखिए एक बार, यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ी है बेटा, इस रिएक्शन को करवाने के लिए डेल एच की अगर मैं बात करूँ तो डेल एच मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस ग्राफ में देखिए बेटा मेरी एनर्जी रिएक्टेंट की ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की जो एनर्जी आई वो कम थी, है ना। मतलब क्या है कि एनर्जी हमारी रिएक्शन जब हमने करवाई, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया तो अमाउंट ऑफ एनर्जी पक्का रिलीज हुई है, तभी तो हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी कम आई है। और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है तो जहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे मेरी कौन सी रिएक्शन प्रोसीड करेगी बेटा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन काम करेगी। दूसरे केस में अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हमारी क्या थी भाई, कम थी, लेकिन जब हम प्रोडक्ट की तरफ गए तो प्रोडक्ट की हमारी एनर्जी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है इस बार, है ना। प्रोडक्ट की एनर्जी मेरी क्या आ रही है भाई, ज़्यादा आ रही है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जब हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया तो उसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली बेटा, उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, उसने कुछ एनर्जी ली है प्रोडक्ट बनाने में। और एनर्जी एब्जॉर्ब जब करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है बेटा। ठीक है, तो याद रखना कि रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस में भी हो सकती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी प्रोसीड हो सकती हैं। जैसे मैंने ई आर और ईपी का ये ग्राफ बनाया दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे मैंने देखा कि ई आर एनर्जी कम थी और ईपी को ज़्यादा एनर्जी, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी हमारी ज़्यादा आ गई। मतलब हम रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें कुछ एनर्जी लेनी पड़ी, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो बेटा एंडोथर्मिक। और इस केस में मैं बात करूं एनर्जी रिएक्टेंट की मेरी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम हो गई है। मतलब जब मैंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करवानी पड़ी, और एनर्जी अगर रिलीज होगी तो वहाँ पे हमारी रिएक्शन हो जाएगी बेटा एक्जोथर्मिक। ये हमारा कोलिजन थ्योरी थी। तो आप याद रखिए कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है, एक तो वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करे हमारा रिएक्टिंग स्पीसीज, और दूसरा उनका कोलिजन, उनका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए बेटा, प्रॉपर होना चाहिए। मतलब एक तो उनके पास मिनिमम मतलब एनर्जी जो रहेगी रिएक्टेंट की वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन, कम से कम इतनी तो हो, या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हो या उससे ज़्यादा हो बेटा। और दूसरा उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए, तभी हमारा कोलेजन इफेक्टिव
हो पाएगा। अब जो टर्म थी उनको मैं दोबारा डिफाइन कर देती हूँ। थ्रीशोल्ड एनर्जी क्या थी भाई? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मस्ट हैव टू ब्रिंग आउट इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। ये वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की जो उनके पास होनी ही चाहिए अगर हमें कोलिजन को इफेक्टिव बनाना है तो। ठीक है बेटा, दो रिएक्टिंग स्पीसीज के कोलिजन से अगर मैं कह रही हूँ कि उनके कोलाइड करने से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उन रिएक्टिंग स्पीसीज के पास मिनिमम थ्रीशोल्ड एनर्जी तो है, या फिर उससे ज़्यादा है, उससे कम नहीं होगी। अगर उससे कम होगी तो वो रिएक्टिंग स्पीसीज इफेक्टिव कोलिजन में जा ही नहीं पाएंगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है भाई? कि हमने माना कि उन रिएक्टिंग स्पीसीज की एनर्जी थ्रीशोल्ड जितनी नहीं थी, तो क्या हम प्रोडक्ट बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो हमने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करी उसको, उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी ताकि उसकी एनर्जी किस तक पहुंच जाए, थ्रीशोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाए और हमारी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रीशोल्ड एनर्जी। ये वो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज एब्जॉर्ब करती हैं ताकि उनकी एनर्जी किसकी इक्वल हो जाए, थ्रीशोल्ड एनर्जी की इक्वल हो जाए और हमारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। लास्ट हमारा जो टर्म है दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितना कोलिजन हुआ है एक पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकेंड में। पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में जितना कोलिजन होगा दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम।